Hello, soldiers. Good morning, good afternoon, good evening to each and everyone. And I hope that you will be fit and fine. And today, in lecture number 5 of 11th class, we will study about the developments leading to the Bohr's atomic model. एक NCERT में हेडिंग दी गई है माय डियर सोल्जर्स। तो इसका क्या मतलब है, इस हेडिंग का क्या मतलब है? अब तक हम लोगों ने जो पढ़ा है बोर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ रहे थे। सक्सेसफुली वी हैव डिस्क्राइब्ड द बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर ने क्या कहा कि एटम के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाता है और चक्कर लगाते समय इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन एनर्जी का परिवर्तन तब होगा जब इलेक्ट्रॉन जंप मारता है एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, और इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में, उन्हीं सेल्स में, उन्हीं ऑर्बिट में चक्कर लगा सकता है जिसका एंगुलर मोमेंटम NH/2π के बराबर हो। लेकिन आज इस लेक्चर में या इसके आगे के वीडियो लेक्चर्स में हम लोग ये सीखने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो बोर्स ने अपने मॉडल को कैसे या किन किन चीज़ों की वजह से रिप्रेजेंट किया, ठीक है, किस तरीके से उनके दिमाग में उस मॉडल को, यानी रदरफोर्ड जो मॉडल के ड्रॉबैक्स थे उसको रिजॉल्व करने के लिए उनके पास क्या क्या जो है कि इंफॉर्मेशन थी, और किस तरीके से वन बाय वन करके वो अपने कंक्लूजन पे, अपने मॉडल के ऊपर पहुँचे कि जस्ट हाउ द इलेक्ट्रॉन आर डिस्ट्रीब्यूटेड एंड वाई द पर्टिकुलरली स्टेबिलिटी ऑफ एटम इज जस्ट मेंटेन। तो ये सारी चीज़ें आज हम लोग डियर सोल्जर सीखेंगे। तो शुरू हो जाइए कॉपी और पेन के साथ सीखने के लिए कि व्हाट आर द डेवलपमेंट्स टू बी अंडरस्टैंड द बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो माय डियर सोल्जर्स, हम लोग ये जानते हैं प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन के बेस पे कि इस यूनिवर्स के अंदर दो ही चीज़ें होती हैं। दिस यूनिवर्स इज जस्ट मेड अप बाय ओनली द टू थिंग्स। फर्स्ट वन इज मैटर एंड सेकेंड इज एनर्जी। यानी इस यूनिवर्स के अंदर दो ही चीज़ें हैं, एक है मैटर और दूसरा क्या है, एनर्जी। जिस समय रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल आया उस समय बहुत सारी जो है कि रिसर्च वर्क हो रहे थे, बहुत सारे जस्ट साइंटिस्ट इस वर्क पे लगे हुए थे, और उस समय ये डिस्कवरी हुई इंट्रैक्शन ऑफ मैटर इनटू एनर्जी, या इंट्रैक्शन ऑफ मैटर विथ एनर्जी, यानी मैटर का एनर्जी के साथ कैसे एसोसिएशन है, इस पे बहुत सारे रिसर्च वर्क चल रहे थे। और उसी दौरान ये पाया गया कि मैटर जो है एनर्जी से एसोसिएटेड है। एनर्जी को उस समय किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता था, बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती हैं और इस तरीके से मैटर और एनर्जी एक दूसरे से कैसे एसोसिएट थे, उन सारी चीज़ों को आज हम लोग इस डिस्कशन में सीखेंगे, ठीक है। तो उस समय के रिसर्च के द्वारा ये बताया गया कि मैटर और एनर्जी, यानी जो एनर्जी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर फॉर्म में रिप्रेजेंट होगी, और ये जो EM जो वेव है, EM वेव, इसके अंदर क्या होगा, डुअल कैरेक्टर होगा। क्या होगा, डुअल कैरेक्टर होगा। डुअल कैरेक्टर का मतलब क्या होता है डियर सोल्जर, कि इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर पार्टिकुलेट नेचर भी होगा, पार्टिकल नेचर भी होगा, पार्टिकुलेट नेचर, और दूसरा क्या है, वेव नेचर भी होगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये सीखी गई, बताई गई कि स्पेक्ट्रा, ये दो चीज़ें जो है उस समय के लिए बहुत बड़ी नई डिस्कवरी थी। दैट इज़ द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दैट वाज द डुअल कैरेक्टर, पार्टिकुलेट एज वेल एज वेव, और
स्पेक्ट्रा। इन दो स्टडी को यदि हम लोग समझ जाएंगे तो बोर्स के एटॉमिक मॉडल को सीखना, समझना और उसका फाइनल कॉन्क्लूजन निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखेंगे व्हाट आर द वेव कैरेक्टर ऑफ अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, वेव कैरेक्टर। तो वेव क्या चीज़ है, इसके लिए एक फ्रेश हेडिंग लिखिए, वेव। सो नाउ डियर सोल्जर्स, एक हेडिंग लिख लीजिए, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यानी पर्टिकुलर जो रेडिएशन का जो नेचर है वो पार्टिकुलेट नेचर भी होगा और वेव नेचर भी होगा। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखेंगे वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वेव क्या है। तो वेव क्या है बाबू? वेव के लिए हम लोग कहते हैं कि इट इज़ द डिस्टर्बेंस ऑफ मीडियम and its propagation। और जो वेव होती है ये दो टाइप्स की होती हैं, टू टाइप्स की होती हैं। एक होती है मैकेनिकल वेव एंड सेकेंड वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दो वेव होती है, टू टाइप्स की वेव होती हैं। एक होती है मैकेनिकल वेव और दूसरी क्या होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैकेनिकल वेव भी आप लोगों ने फिजिक्स में दो तरीके की पढ़ी होंगी। एक होती है ट्रांसवर्स वेव और दूसरी क्या होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव। ये डिपेंड करती हैं, ये जो वेव हैं ये डिपेंड करता है कि हाउ द वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स आर ऑफ द मीडियम का पार्टिकल कैसे वाइब्रेट कर रहा है उसके बेस पे। लेकिन इस मैकेनिकल वेव की खासियत क्या होती है कि मैकेनिकल वेव को प्रोपगेट करने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। दिस रिक्वायर द मीडियम फॉर प्रोपगेशन। बोलो, बात समझ में आती है? जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए मीडियम की कोई ज़रूरत नहीं होती है। नो रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जनरेशन कैसे होता है? तो जनरेशन के लिए इसमें बताया जाता है कि यदि किसी भी चार्ज पार्टिकल को ऑसिलेट करा दिया जाए, चार्ज पार्टिकल को क्या करा दिया जाए, ऑसिलेट करा दिया जाए। चार्ज्ड पार्टिकल व्हेन ऑसिलेट्स, क्या करे, ऑसिलेट करे। तो जब चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करेगा तो देयर विल बी द जनरेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ फील्ड, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का जनरेशन होगा और ये जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड हैं एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। कितने डिग्री पे, 90 डिग्री। परपेंडिकुलर का मतलब दे विल मेक द 90 डिग्री एंगल। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन से, जनरेशन से एक नई फील्ड का जनरेशन होता है, एक नई वेव का जनरेशन होता है और उसी वेव को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। नाम में ही लिखा हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक मतलब क्या, मैग्नेटिज्म, यानी मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन से जो वेव डेवलप होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। बोलो, बात समझ में? और जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के 90 डिग्री पे एंगल पे अलाइंड होते हैं, उनका डायरेक्शन। तो जनरेट होने वाली जो वेव है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दैट वेव आल्सो बी एट द 90 डिग्री फ्रॉम द इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। बोलो, बात समझ में आती है? इसको हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जब एक दूसरे के 90 डिग्री एंगल पे ओरिएंटेड होंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो
उन दोनों वेव के 90 डिग्री परपेंडिकुलर पे होगी। फॉर एग्जांपल इसको ऐसे समझिए, वी कैन अंडरस्टैंड, ये इस किसको रिप्रेजेंट करता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। मान के चलिए ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो हम ये कहें कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक वेव जो है इस तरीके से प्रोपगेट कर रही है, और मैग्नेटिक जो वेव है उसका जो प्रोपगेशन क्या है, इन सच वे। तो इन दोनों वेव, देखिए इलेक्ट्रिक वेव और ये मैग्नेटिक वेव, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो जब ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव आपस में ऑसिलेट या आपस में इंटरेक्ट करेंगी तो देयर विल बी द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और ये जो जनरेशन, ये जो डायरेक्शन होगा ये किसका होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। ठीक है, ये किसका जनरेशन होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती हैं दैट इज़ द परपेंडिकुलर टू बोथ इलेक्ट्रिक एज वेल एज द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोपगेट करने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यानी मीडियम है तब भी प्रोपगेट करेंगी और मीडियम नहीं है तब भी प्रोपगेट करेंगे। बोलो, बात समझ में आती है। और तीसरी जो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इनकी जो स्पीड होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड होती है वो किसके स्पीड के बराबर होती है, लाइट के स्पीड के बराबर होती है। यानी लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बोलो, बात समझ में आई। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इनिशियल फेज में जो थर्मल रेडिएशन देखा गया तो रेडिएशन को बताया गया कि रेडिएशन क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। बोलो, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होगी किसकी होगी, वेव की होगी। तो अब एक आप हेडिंग लिख लीजिए, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वेव। एक हेडिंग लिखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वेव। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वेव, ऑफ अ वेव। ठीक है, किसी भी वेव की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होती है या उसकी प्रॉपर्टी को हम लोग, वेव की प्रॉपर्टी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसके लिए कुछ पैरामीटर होते हैं। पहला पैरामीटर हमारे पास क्या है बाबू, फर्स्ट वी हैव एम्पलीट्यूड। किसी भी वेव के कैरेक्टर को, प्रॉपर्टी को अभी क्या है उसको हम बताएंगे, लेकिन उसको हम लोग एम्पलीट्यूड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसकी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी क्या होती है, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड। चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी क्या होती है, वेव लेंथ, वेव लेंथ। और पांचवी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या होती है, वेव नंबर। बोलो, वेव नंबर। तो ये जो वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है इसको 1 by 1 हम लोगों को सीखना है। बोलो, बात समझ में आती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक ग्राफ से हम लोग इसको सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। वेव को हम लोग जनरली जो है इस तरीके से SHM के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, और वेव को रिप्रेजेंट करने का ये एक तरीका है। ठीक है, ये आप फिजिक्स में डिटेल वे में पढ़ेंगे वहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे ये वेव का ये क्या है, ओरिजिन है, और यहाँ तक वेव क्या होती है, मैक्सिमम डिस्प्लेस्ड होकर के इस पॉइंट x तक पहुँच रही है पॉजिटिव डायरेक्शन में। यहाँ पे जो है ये वेव जो है निगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इसका हो रहा है। बोलो, तो जो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है यानी फ्रॉम द ओरिजिन टू द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, यही कहा जाता है क्या, एम्पलीट्यूड। यही कहा जाता है क्या, एम्पलीट्यूड। और एम्पलीट्यूड को जनरली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, स्मॉल लेटर a से। तो एम्पलीट्यूड को डिफाइन करने के लिए क्या कर सकते हैं कि द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट
मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, देन इसके बाद हम लोग बात करेंगे, यानी यहाँ पे ये भी क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये भी क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, वी कैन से इट वन इज़ अ एम्पलीट्यूड। बोलो बात समझ में आती है? ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी है दैट इज़, इसको एक और जस्ट फ्रीक्वेंसी को हम लोग एक और वर्ड से जानते हैं, और उसको हम लोग क्या कहते हैं, CPS, CPS यानी साइकिल पर सेकेंड। यानी फ्रीक्वेंसी क्या है कि किसी भी वाइब्रेटिंग पार्टिकल का एक सेकेंड में जितना वो चक्कर लगा लेता है, दैट इज़ कॉल्ड एज द फ्रीक्वेंसी। डिफाइन कैसे करेंगे? नंबर ऑफ द वाइब्रेशन पर सेकेंड या नंबर ऑफ द साइकिल पर सेकेंड। साइकिल पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितने नंबर ऑफ साइकिल, कितना वो चक्कर लगा रहा है, दैट इज़ कॉल्ड एज द फ्रीक्वेंसी। और इसको हम लोग न्यू से या फिर स्मॉल n से भी रिप्रेजेंट करते हैं। कभी कभी बहुत सारी बुक्स जो है इसको f से भी, स्मॉल f से भी रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको फ्रीक्वेंसी हो गए। देन इसके बाद है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है बाबू? टाइम पीरियड इज जस्ट व्हाट, द टाइम टेकन टू कंप्लीट द वन ऑसिलेशन। टाइम टेकन टू कंप्लीट द वन ऑसिलेशन, वन ऑसिलेशन, और इसी को हम लोग क्या कहेंगे, टाइम पीरियड। इसके बाद है वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होती है? लेंथ ऑफ वन वेव, लेंथ ऑफ वन वेव। ठीक है, और इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर होगी, माइक्रोमीटर होगी, एंगस्ट्रॉम होगी, यानी जो लेंथ यानी डिस्टेंस की जो यूनिट है वही हो जाएगी किसकी? वेवलेंथ की यूनिट। ठीक है, इसके बाद आता है वेव नंबर। क्या आता है? वेव नंबर। वेव नंबर इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द वेवलेंथ, या हम लोग इसको कहते हैं नंबर ऑफ वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स इन यूनिट लेंथ, इन यूनिट लेंथ। बोलो बात समझ में आई? और वेव नंबर को हम लोग न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं, और न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ, 1/λ। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने क्या सीखा कि बोर्स एटॉमिक मॉडल को बहुत अच्छी तरीके से समझने के लिए कुछ डेवलपमेंट हुए थे, कुछ रिसर्च हुए थे उस समय, और उस रिसर्च को समझना बहुत अति आवश्यक है। और उस रिसर्च में ये बताया गया था कि इंट्रैक्शन ऑफ द रेडिएशन विथ मैटर, यानी इस यूनिवर्स के अंदर दो ही चीज़ें, एक है मैटर और दूसरा है एनर्जी। एनर्जी को उस समय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या रेडिएशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया। तो ये एनर्जी मैटर के साथ कैसे इंटरेक्ट होती है या रहती है, इस चीज़ को पहले हम लोग सीखेंगे। ऑलरेडी बोर्स एटॉमिक मॉडल हम लोग सीख चुके हैं, तो इस तरीके से बोर्स एटॉमिक मॉडल का मतलब हम लोगों को और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो इस केस में आज हम लोग सीख रहे थे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती हैं और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ क्या प्रॉपर्टी है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो प्रॉपर्टी होगी वो वेव की प्रॉपर्टी होगी, और वेव जो है, वेव की प्रॉपर्टी को हम लोग एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, वेवलेंथ और वेव नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला जो है रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड स्पीड ऑफ लाइट के बीच में रिलेशनशिप है, और इसके बेस पे बहुत सारे सवाल, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आते हैं। और रिलेशनशिप क्या है? C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। माय डियर सोल्जर्स, यू विल कीप इन योर माइंड दिस रिलेशनशिप। C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी, और लैम्डा क्या है? वेवलेंथ, वेवलेंथ।
और इसके बेस पे बहुत सारे एनसीईआरटी में प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक दो क्वेश्चन हम लोग इस वेब प्रॉपर्टी के बेस पे करके सीखेंगे। बोलो बात समझ में आई? तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए और कुछ क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। सो डियर सोल्जर्स, एनसीईआरटी प्रॉब्लम नंबर 2.3 के साथ हम लोग एक चीज़ सीखते हैं कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द फार्मूला दैट इज C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। ओके, तो क्या कह रहा है, एक सवाल है दैट इज द विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली ब्रॉडकास्ट ऑन ए फ्रीक्वेंसी 1368 किलो हर्ट्ज 1368 किलो हर्ट्ज। कैलकुलेट द वेवलेंथ। तो सिंपली यहाँ पे किलो हर्ट्ज यानी यहाँ पे लैम्डा दिया हुआ है, वेवलेंथ दिया हुआ है कितना, सॉरी क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी दिया है कितना, 1368 किलो हर्ट्ज, यानी इसको हम लोग कह सकते हैं 1368 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज। इसके बाद क्या पूछ रहा है, C हमको पता है दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लैम्डा की वैल्यू पूछ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, फार्मूले में रख देंगे दैट इज C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, यानी लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट विल बी C अपॉन न्यू, C अपॉन न्यू। तो लैम्डा क्या हो जाएगा, 3 इंटू 10⁸ अपॉन 1368 इंटू 10⁻³। यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो दैट विल बिकम आंसर इनटू द मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग बाय यूजिंग द इक्वेशन C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा बहुत सारे प्रॉब्लम को, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को हम लोग कर सकते हैं। तो आप एनसीईआरटी बुक से जो भी प्रॉब्लम दी है उसको आप करिए, जो भी कोई डाउट हो तो उसको पूछिए। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय।